गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मिश्रा सर माइनिंग क्लास में आपका स्वागत है। मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो ये वीडियो है ये लेजिस्लेशन सब्जेक्ट, आज की जो वीडियो है लेजिस्लेशन, वेंटिलेशन, वर्किंग और मशीनरी तक के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें से जो आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रही है ये 111 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए उसको पढ़ने से पहले आप मिश्रा सर माइनिंग क्लास की वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नए कैंडिडेट हैं तो बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए और उसका आप वीडियो देखकर अपनी स्टडी को मजबूत कर सकें, एग्जामिनेशन में पास कर सकें। तो चलिए, अगर शेयर करना चाहते हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करके उनको लाभ पहुंचा सकते हैं। आज की प्रश्न को पढ़ते हैं। ईटीपी, ईटीपी क्या होता है फ्रेंड्स? इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान, मतलब कि जो वर्कशॉप से गंदगी वाली वाटर निकलती है या और कहीं की वाश वाटर निकलती है, वो जो इफ्लुएंट होती है उसका ट्रीटमेंट करने का जो प्लांट बैठाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। तो ये इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के तहत इसमें आपको दिया हुआ है इफ्लुएंट, ऑप्शन ए, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट इज ए प्लांट टू ट्रीट द इफ्लुएंट कमिंग फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ द प्लांट। जो हम लोग प्लांट के डिफरेंट एरिया से जो आती है इफ्लुएंट उसको ट्रीट करते हैं। पंप इनटू द रिवर, रिवर में उसको हम लोग मिला देते हैं, आसपास की जो रिवर होती है। तो नहीं फ्रेंड्स, इसको हम लोगों को रिवर में नहीं मिलाना है, हम लोगों को उसकी ट्रीट तो करनी है। बी नंबर में आते हैं, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट इज ए प्लांट टू ट्रीट द इफ्लुएंट कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट एरियाज ऑफ द प्लांट एंड मेक इट इनटू एन इफ्लुएंट। उसको इफ्लुएंट बनाते हैं। तो इफ्लुएंट नहीं बनाते फ्रेंड्स, उसको इको फ्रेंडली बनाते हैं। हम लोग सी में आते हैं, देखिए, द इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट इज ए प्लांट टू ट्रीट द वाटर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। वाटर जो डिफरेंट सोर्सेज से आती है उसको हम लोग ट्रीट करते हैं। तो ये भी सटीक नहीं बैठ रही है। डी नंबर में देखिए, द इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट इज ए प्लांट टू ट्रीट द वेस्ट मटेरियल कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट एरियाज ऑफ द प्लांट। प्लांट के डिफरेंट एरिया से वेस्ट मटेरियल जो आती है उसको ट्रीट करने का है। और एंड मेक इट इनटू ए क्लीनर, और उसको क्लीनर बनाते हैं। तो डिफरेंट एरिया से प्लांट से जो वेस्ट मटेरियल कह रहे हैं, वेस्ट मटेरियल के रूप में आप ओबी डंप को भी कहते हैं, तो उसको ट्रीट करने का ये प्लांट नहीं है। ई नंबर में आते हैं, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट इज ए प्लांट टू ट्रीट द इफ्लुएंट कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट एरियाज ऑफ द प्लांट। प्लांट के डिफरेंट एरिया से जो इफ्लुएंट आती है उसको आप ट्रीट करने का एक प्लांट है। ये लाइन अभी तक सही जा रही है। एंड मेक इट इनटू ए क्लीनर, और उसको साफ करते हैं। एंड मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली, और उस इफ्लुएंट को हम लोग मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली बनाते हैं। तो ये सटीक बैटरी है। ई नंबर को आप टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकती हैं। तो ये 112 नंबर की प्रश्न देखिए, क्या कहता है कि एज पर डीजीएमएस सर्कुलर टेक्निकल नंबर 5 ऑफ 2016 का जो टेक्निकल सर्कुलर 5 है उसके संबंध में क्या कहता है, यहां पढ़ते हैं, उसका मतलब समझते हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है, रिस्क मोर देन 500 रिक्वायर इमीडिएट एक्शन, यानी कि जो रिस्क स्कोर निकालते हैं फ्रेंड्स, इस संबंध में कॉन्सिक्वेंसेस, प्रोबेबिलिटी और जो एक्सपोजर रहता है, ये 3 वर्ड हैं रिस्क स्कोर को निकालने के लिए। तो कॉन्सिक्वेंसेस, एक्सपोजर, प्रोबेबिलिटी, ये तीनों का जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आती है वो संख्या रिस्क कहलाती है, और उसको जो हम लोग स्कोर किए हैं वही रिस्क स्कोर कहलाती है। अगर वो मोर डेंजरस है तो इसका मतलब रिस्क ज्यादा है। अगर वो 500 के नियर अबाउट है तो उसको मैक्सिमम हम लोग रखते हैं कि वो रिस्की ऑपरेशन है, रिस्की मशीनरी है, या रिस्की जो अपना इक्विपमेंट है वो है। तो यहां पर डेंजर को आइडेंटिफाई, रिस्क मोर देन 500 रिक्वायर इमीडिएट एक्शन, तो मोर देन, अगर 500 मोर देन तो किसी का नहीं होता, तो ये लाइन गलत है। मैक्सिमम 500 होती है। रिस्क 20 to 200 रिक्वायर इमीडिएट एक्शन, तो जो 20 से 200 के बीच में रहती है इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है। तो 20
या 22 या 25 रहती है तो उसको इमीडिएट एक्शन हम लोग नहीं लेते हैं, तो ये भी लाइन गलत है। रिस्क लेस देन 500 रिक्वायर इमीडिएट, 500 से लेस देन अगर कहा जाए तो अपना 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो उसके लिए क्या इमीडिएट एक्शन लेते हैं? नहीं, तो ये भी लाइन असत्य लग रही है। रिस्क मोर देन 200 रिक्वायर इमीडिएट एक्शन, हाँ अगर 200 से अधिक है रिस्क स्कोर हो रही है तो उसको आप जो है इमीडिएट एक्शन लेते हैं। जैसे कि आप कह रहे हैं कि गोफ का जो रूफ है बहुत लंबा चौड़ा टंगा हुआ है, अब उसमें उसकी एक्सपोजर, प्रोबेबिलिटी और कॉन्सिक्वेंसेस, ये तीनों वर्ड को जब जो वैल्यू आप लोग स्कोर करते हो, निकालते हो, और उसमें अगर आ रही है 250, तो उस केस में आप एयर ब्लास्ट से बचने के लिए आप क्या करते हो, रूफ का इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग या हाइड्रोफ्लेक्सिंग करके उसको गिराते हो ताकि रिस्क जो है एलिमिनेट हो जाए। इसी तरह से जो ओपन कास्ट माइंस में है उसकी बेंच फेल्यूअर या फिर डंप फेल्यूअर की जो घटना है उसमें आप एक्सपोजर, प्रोबेबिलिटी, कॉन्सिक्वेंसेस, तीनों को निकालते हो और उसको मल्टीप्लाई करते हो। अगर रिस्क 200 या 250 से ऊपर आती है तो उस पर इमीडिएट एक्शन लेकर के उसको दूर करने का काम करते हो। तो ये रिस्क मोर देन 200 रिक्वायर इमीडिएट एक्शन राइट आंसर है, जिसको आप टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं। अब यहां पर देखिए मैं आपके लिए लाया भी हूं, कट पेस्ट भी किया हूं कि रिस्क स्कोर आपको याद रख रही है, ये प्रोबेबिलिटी आपको दिखाई दे रही होगी। इसका मतलब है कितना चांस है, प्रोबेबिलिटी का मतलब है उस घटना को घटने के लिए वो कितना चांस है, उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। एक्सपोजर, कितना समय लगेगा, उसको हम लोग एक्सपोजर कहते हैं। टाइम, उसको उस एक्सीडेंट को होने में, उस खतरा को सामने आने में, गिरने में कितना टाइम, कितना समय लगेगा, उसको एक्सपोजर कहते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कि लॉस का अमाउंट क्या रहेगा, अगर वो हो जाती है तो कितने लोगों को प्रभावित करेगा या कितना एरिया इफेक्टेड होगा, तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि ये जो रिस्क मोर देन 200 रिक्वायर इमीडिएट एक्शन, मैं यहाँ पर लिखा हुआ भी हूँ, पहले मेरी ये नोट्स की 2011 की नोट्स है, उसमें जो मैं लिखा था। स्केल ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, देखिए इंसिडेंट कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस की मैक्सिमम रैंक आपको याद रखनी है कि 5 है और मिनिमम रैंक उसको, मिनिमम नंबर उसको देनी है 0.0001, ये आपको याद रखनी है। सेवरल डेथ अगर हो रहा है, कुछ लोगों की मौत हो रही है, तो उसमें 5 आपको देनी है। यानी कि आप कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे कि पहले ही बता चुका हूं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि अमाउंट ऑफ घटना, अमाउंट ऑफ डेंजर कितनी है, तो वो आपने कहा है कि अमाउंट क्या है, उसका डेंजर की अमाउंट क्या है। तो ये आप सेवरल डेथ के लिए 5 रखे हैं और स्मॉल इंजरी हो रही है तो उसके लिए 0.0001 रखे हैं। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। अब यहाँ पे आते हैं स्केल ऑफ एक्सपोजर। स्केल ऑफ एक्सपोजर में कंटिन्यूअस अगर हो रही है, लगातार बार बार हो रही है वो घटना, तो उसकी हम लोग देंगे 10 मार्क्स। और अगर वंस इन 100 ईयर, मतलब 100 साल में एक बार हो रही है, तो उसको 0.02 देते हैं। तो ये हो गई एक्सपोजर, 10 मैक्सिमम, मिनिमम 0.02। स्केल ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी कितना चांस या संभावना है, तो उसको पॉसिबिलिटी भी कह सकते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ डेंजर कह सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी को हम लोग वेल एक्सपेक्टेड अगर है तो उसको हम लोग 10 मार्क्स देते हैं। अगर हम लोगों को एकदम बहुत कम चांस है, अनसर्टेनिटी मतलब कि बहुत ही कम चांस है, तो उस केस में 0.1 देते हैं। जिसको 0.1 ये जो मार्क्स है आपने डिसाइड कर लिया कि जो घटना है उसके आधार पर आपको उसकी रैंकिंग देनी है और रिस्क स्कोर निकालना है फ्रेंड्स। तो ये आपने देख लिया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 113 क्या कहता है, व्हाट इज द माइन क्लोजर प्लान। एमसीपी क्या होता है, तो एमसीपी के लिए देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, required before, during and after the operating of a mine to reclaim land socially। तो कह रहा है कि माइन के ऑपरेटिंग के बाद या उसके दौरान या उसके पहले इसकी जरूरत पड़ती है और वो टू रिक्लेम लैंड, जो लैंड है उसको रिक्लेम करने के लिए यानी कि भरने के लिए जो सामाजिक तौर पर जरूरी है। तो यहां पर ये एमसीपी तो कहा जा रहा है कि वो जो
प्लान बनाते हैं, माइंड क्लोजर प्लान, वो हम या तो पहले बना लेते हैं माइंड ऑपरेट होने के पहले, या दौरान में, या उसके बाद भी करते हैं इसको, काहे के लिए, उसको सोशली लैंड का उपयोग करने के लिए। तो ये सही लग रही है, लेकिन ऑप्शन आगे पढ़ लेते हैं। इन्वॉल्व्स प्लानिंग ऑल एक्टिविटीज रिक्वायर्ड बिफोर ऑपरेटिंग ऑफ ए माइंड टू रिक्लेम लैंड। तो ऑल प्लानिंग इन्वॉल्व इसमें नहीं रहती है, लैंड का रिक्लेमेशन का ही, लैंड का रिक्लेमेशन और आसपास लैंड पर रहने वाले लोगों का रिहेबिलिटेशन की बात इसमें समावेशित रहती है। तो ऑल एक्टिविटी समाहित नहीं रहती, ऑल एक्टिविटी में माइनिंग, कोयला को निकालने की भी एक्टिविटी आती है। तो इसलिए ये चीज जो है, ये ऑप्शन गलत है। involves planning of all activity required during and after the operating of a mine to reclaim land। लैंड को रिक्लेम करने के लिए माइन के ऑपरेटिंग के आफ्टर द ऑपरेटिंग ऑफ द माइन के ऑपरेटिंग के बाद या उसके दौरान, जिसमें बिफोर वर्ड नहीं आई है ऑल एक्टिविटी, तो इसलिए इसको हम लोग शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि बिफोर ही करना पड़ता है, बिफोर करना पड़ता है, ड्यूरिंग भी करना पड़ता है और आफ्टर भी करना पड़ता है। इन्वॉल्व्स प्लानिंग ऑल एक्टिविटी रिक्वायर्ड आफ्टर द ऑपरेटिंग ऑफ ए माइन। माइन के ऑपरेटिंग के बाद लैंड का रिकमेंडेशन हम लोग इसको नहीं करते हैं, एमसीपी नहीं कहलाती है। इन्वॉल्व्स प्लानिंग ऑफ ऑल एक्टिविटी रिक्वायर्ड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द ऑपरेटिंग ऑफ ए माइन। माइन के ऑपरेटिंग के बाद जो हम लोग या पहले या उसके दौरान जो करते हैं ऑल एक्टिविटी, तो ऑल एक्टिविटी इसमें सम्मिलित नहीं होगी फ्रेंड। इसलिए ये जो है, ये नंबर ऑप्शन माइन क्लोजर प्लान के लिए सही है। तो हम लोग जो है माइंड क्लोजर प्लान देख लिए। नेक्स्ट आते हैं 114 क्या कहता है, ड्यूरिंग सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ मैनेजर सर्टिफिकेट द कॉपीज ऑफ एविडेंस एंड फाइंडिंग ऑफ द इंस्पेक्टर who conducted the inquiry shall also be sent to the delinquent, who may submit his written representation to the board within dash from the कितने दिनों तक के, मतलब समझते हैं फ्रेंड। ड्यूरिंग सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ मैनेजर सर्टिफिकेट, मैनेजर सर्टिफिकेट के सस्पेंशन या कैंसिलेशन के दौरान जो एविडेंसेस है या जो फाइंडिंग है, जो इंस्पेक्टर के द्वारा निकाली जाती है, एविडेंस और फाइंडिंग जो कंडक्ट की जाती है, जो कंडक्ट करते हैं इंस्पेक्टर, तो उसकी कॉपीज को सेल आल्सो बी सेंट, उसको सेंट करना है डिलिक्वेंट को, हु में सबमिट हिज रिटन रिप्रेजेंटेशन टू द बोर्ड विद इन, कितने दिनों के अंदर बोर्ड के सामने उसको कॉपीज को सबमिट करना। तो इस संबंध में जो कोल माइंस रेगुलेशन 24 का 4 है, सस्पेंशन एंड कैंसिलेशन ऑफ मैनेजर सर्टिफिकेट एक्सेट्रा दिया हुआ है, उसमें कहता है, देखिए 4 नंबर में, copies of the notes of evidence and the finding of the inspector who conducted the inquiry shall also be sent to the delinquent, who may submit his written representation to the board within 30 days from the date of dispatch of the such copies। तो यहाँ पर 30 days आ रही है, आप डी नंबर को टिक लगा सकते हैं। यहाँ पर एक 15 डेज और की नंबर है, उसको भी आप पढ़ लीजिए। 3 नंबर में जो कहता है 24 का 3 नंबर, द इंस्पेक्टर हु कंडक्टेड द इंक्वायरी सेल विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ हिज इंक्वायरी। उनके जो कंक्लूजन है इंक्वायरी का, उसके डेट से 15 दिनों के अंदर जो इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं इंस्पेक्टर, सेंड करेंगे ये रिपोर्ट टू दी बोर्ड, बोर्ड को वो सेंड करेंगे टुगेदर विथ हिज फाइंडिंग, जो उसके साथ जो फाइंडिंग किया है उन्होंने उसको संलग्न करेंगे। द नोट्स ऑफ एविडेंस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द इंक्वायरी एंड अदर रिलेवेंट रिकॉर्ड्स, तो उसके साथ वो जो है 15 दिनों के अंदर बोर्ड को जो है भेजना है। और यहाँ पे कहता है बोर्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ सच कॉपीज। तो ये डिलिंक्वेंट मतलब अपराधी होता है, ध्यान रखिए, मैं वर्ड की मीनिंग यहाँ पर लिखा हूं, डिलिंक्वेंट मतलब अपराधी होता है। तो ये आपने समझ लिया 30 डेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। ये क्या कहता है 115, सिलिकोसिस इज ए डिसीज कॉज्ड बाय सिलिका पार्टिकल्स, दिस इफेक्ट। तो ये जो सिलिकोसिस बीमारी है, जो नोटिफाइड डिसीज माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन 25 के अंतर्गत सिलिकोसिस बीमारी को नोटिफाइड किया गया है। तो उसके कारण से किसी व्यक्ति के कौन से भाग प्रभावित होते हैं? लीवर नहीं, किडनी नहीं, लंग्स ही प्रभावित होती है। लंग्स में जाती है सिलिकोसिस, जिसका मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, जो नए कैंडिडेट होंगे वो जानेंगे। सिलिका जो होती है फ्रेंड्स, उसकी फार्मूला क्या होती है आप लोग बता सकते हैं, जरूर बताइए।
जो सिलिका होती है वो क्या होती है, SiO2 होती है, SiO2 होती है। ये अगर आपके सांस से पहुंच रही है, कहां पर, लंग्स में, ये मैं लंग्स बनाया हूं, और लंग्स के अंदर क्या रहता है, ये आप सिलिका SiO2 जिसको कह रहे हो सिलिका SiO2, ये सिलिका जो है जब आप अपने ब्रीदिंग सिस्टम से लेके जाते हो, जो कि 10 माइक्रोन म्यू से शो करते हैं, म्यू नहीं है ये वाली म्यू है, माइक्रोन, 10 माइक्रोन तक का, जो 0 से 10 माइक्रोन तक का डस्ट जो है इनहेल करते हो, और ये ब्रीदिंग पाइप से होता हुआ कहां पहुंचता है, लंग्स में पहुंचता है जब आप इनहेल करते हो तो। लेकिन इसमें से ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है, ब्रीदिंग पाइप जिसको आप कहते हो, ब्रीदिंग पाइप जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इस सिस्टम में जो 0 से 3 माइक्रोन के डस्ट, जो 3 से 5 माइक्रोन के जो डस्ट के साइज रहते हैं, 3 माइक्रोन के से जो डस्ट के साइज रहते हैं, वो 3 से 5 माइक्रोन, 3 माइक्रोन से 5 माइक्रोन साइज के ही डस्ट यहां पहुंच पाते हैं, और यही जो है खतरनाक सबसे होता है। जब ये लंग्स फ्लूइड यहां पर है, लंग्स फ्लूइड कहां पर, लंग्स में, ये है आपकी लंग्स, ये लंग्स है, ये लंग्स में जो लंग्स फ्लूइड रहती है उसके साथ जब SiO2 रिएक्ट करता है, SiO2 रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सिलिक एसिड बनाता है, सिलिक एसिड बनाता है, और जिस जगह बनाता है उस जगह के वाल को क्या कर देता है, हार्ड कर देता है। हार्ड करने से जो लंग्स की एक्सपोजिंग कैपेसिटी है वो धीरे धीरे उस जगह का हार्ड होने से एक्सपोजिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, और वो जो है फूलना सिकुड़ना कम हो जाएगा, जिससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम आपको चालू हो जाएगी। अगर आप एक्सरे करवाते हो तो एक्सरे पे आपको सर्कुलर शेडो अगर दिखाई दे रही है तो ये फर्स्ट स्टेज कहलाती है। अगर यही ओवरलैपिंग शेडो अगर दिखाई देने लगी इस टाइप से तो इसको हम लोग बोलते हैं सिलिकोसिस का सेकंड स्टेज हो गया। अगर कंप्लीट शेडो आपको दिखाई दे रही है, इस टाइप से पूरा भरा हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि थर्ड स्टेज में आपकी सिलिकोसिस वाली बीमारी पहुंच गई है। तो ये जो 3 से 5 माइक्रोन साइज की डस्ट रहती है वही ट्रैप होती है लंग्स में। जो 0 से 3 माइक्रोन की साइज की जो डस्ट है, जब आप फूंकते हो सांस से तो वो जो है बाहर निकल जाती है। लेकिन जो बड़ी साइज की डस्ट है, जो 5 से 10 माइक्रोन की साइज है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रैप हो जाती है, यानी कि ब्रीदिंग पाइप में जो है वो क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है, हमारे लंग्स तक नहीं पहुंच पाती है। तो यहाँ पर जो सबसे खतरनाक डस्ट है 3 से 5 माइक्रोन साइज का डस्ट है, जो कि हमारे लंग्स को प्रभावित करता है। तो फ्रेंड्स, इस संबंध में जो भी प्रश्न आएगी, आप हमको लगता है कि कोई भी प्रश्न का आंसर आप इस वीडियो के बाद दे सकते हैं। तो आपने टिक लगा लिया होगा लंग्स, C नंबर। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। फ्रेंड क्या कहता है, देखिए, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इल्यूमिनेशन इन लक्स एट पीट शाफ्ट बॉटम शैल बी। पीट शाफ्ट बॉटम के लिए तो आप कई बार ये प्रश्न कर चुके हैं स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग से संबंधित, जो कि GSR जो 804/1975 में दी गई है, DGMS सर्कुलर 36/1969 में दी गई है। 15 से 30 लक्स बताया गया है पीट बॉटम पर। तो 15 से 30 लक्स तो इसमें है नहीं, 30 लक्स है, लेकिन मिनिमम बोला गया है। प्रश्न में क्या गया है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इल्यूमिनेशन। तो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इल्यूमिनेशन तो 15 लक्स आप टिक लगाते अगर 15 लक्स रहती तो, लेकिन 15 के नजदीक में कौन सी है, 20 है फ्रेंड। तो 20H जो कि हॉरिजॉन्टल इंडिकेट करता है कि क्षैतिज में लाइट आपको प्रदान कर रही है। तो ये B नंबर को आप टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं। बाकी इसकी वीडियो मैं कितने बार अपलोड कर चुका हूं, आप देख चुके हैं। ये सभी जो है याद रखना है आपको, मैं पास करता हूं, क्योंकि इसकी वीडियो कितने बार भी आप देखिएगा पीछे किसका करके, तो इसकी वीडियो आपको कई बार कट पेस्ट दिखाई देगी। ठीक है, 117 में बात करता हूं। ड्यूरिंग रीओपनिंग ऑफ दिस सील्ड ऑफ एरिया 30 days नोटिस शैल बी गिवन टू। तो यहां पर जो 125 थी रेगुलेशन अब हो गई है
148 जो 2017 का रेगुलेशन नंबर 2 है, उसमें रिकवरी एंड एक्सप्लोरेटरी वर्क में कहता है कि 3 से अधिक पार्टी उसमें जाएंगे भी नहीं, और किसको यहां पर नोटिस देना है 30 दिन पहले, वो है रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर। तो कौन सा ये कहता है प्रश्न, रीजनल इंस्पेक्टर चीफ इंस्पेक्टर? बोथ ऑफ एबव, यानी ए एंड बी, जो सी नंबर ऑप्शन होगी वो सी इज द राइट आंसर होगी फ्रेंड्स। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, इसको आप पढ़ सकते हैं, देखिएगा आप जो मैं बोल रहा हूं वही चीज इसमें लिखी हुई है। चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को नोटिस देनी है ऑन रेजिडेंट मैनेजर को, तो यही लाइन लिखी हुई है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो रेस्क्यू रिकवरी के लिए जाते हैं वो 3 से कम पार्टी इसमें नहीं होंगे। देखिए 3 एक की वर्ड है आपका, यहाँ पर की नंबर है, दिखा रही होगी मेरी कर्सर 3 नंबर, आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं फ्रेंड्स। अब आता हूं मैं नेक्स्ट 118 पर। In taking preventive measures, the owner shall arrange for a regular assessment of the risk and dealing it with the following objectives. In taking preventive measures, the owner shall arrange for regular assessment of the risk. रिस्क को असेस करने के लिए, यानी कि पहचान करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए जो ऑनर होंगे वो अरेंज करेंगे रेगुलर असेसमेंट के लिए, और इट इन टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर्स, वो प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में लेना है। एंड डीलिंग इट विथ फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, वो डीलिंग काहे के लिए होता है, किस काम के लिए हम लोग रिस्क का असेसमेंट करते हैं? तो एलिमिनेट द रिस्क, रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए, तो करते तो है फ्रेंड्स रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए। कंट्रोल द रिस्क एट द सोर्स, सोर्स से रिस्क को कंट्रोल करने के लिए। मिनिमाइज द रिस्क दैट इंक्लूड द डिजाइन ऑफ सेफ वर्क सिस्टम, तो वर्क को सेफ सिस्टम डिसाइड करने के लिए हम लोग करते हैं, तो ये भी सही है। प्रोवाइड द पर्सन्स प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हमको प्रोवाइड करना चाहिए कि नहीं प्रोवाइड करना चाहिए प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ईयर प्लग, ईयर मफ जो प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ ऑल द ऑप्शन आपकी राइट आंसर होगी। देखिए जो 104 का जो SMS कहते हैं साइट सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान SMP जो इसको आप कहते हैं, तो उसमें जो है, या सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो कहते हैं, 104 का 2 कहता है क्या? द ऑनर एजेंट एंड मैनेजर ऑफ एवरी माइन आफ्टर कंसल्टिंग द सेफ्टी कमिटी ऑफ द माइन एंड इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ISO और शैल डिटरमाइन ऑल मेजर्स नेसेसरी टू एलिमिनेट एनी रिकॉर्डेड रिस्क, कंट्रोल द रिस्क एट सोर्स, मिनिमाइज द रिस्क इन सो फार एज द रिस्क रिमेन्स, प्रोवाइड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो आपने यहाँ देखा कि ये सभी वर्ड्स आपके इसमें शामिल है। ऑल द ऑप्शन को टिक लगा के आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। अब जाते हैं नेक्स्ट नंबर में, क्या कहता है? फॉर एवरी वाइंडिंग रोप इन यूज इट्स डिटेल्स रिक्वायर्ड, तो प्रत्येक वाइंडिंग रोप जो आप लेते हैं उसमें डिटेल्स क्या क्या जरूरत पड़ती है? ब्रेकिंग लोड जरूरत पड़ती है। 85 का 1 का D आप देखिएगा, रेगुलेशन जो वाइंडिंग रोप एक्सेट्रा की बात करता है उसमें 85 का 1 का D में जिसमें चर्चा किया हुआ है, और साथ में 85 का 3 का A, 85 का 3 का A भी चर्चा किया। क्वालिटी का 85 का 1A में चर्चा किया है, 85 का 3A में भी चर्चा किया है। कंस्ट्रक्शन का भी 85 का 3A में चर्चा किया, डायमीटर का 85 का 3A में चर्चा किया। यानी ऑल ऑफ द ऑप्शन को आप टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। अब इसको पढ़ सकते हैं, जो नीचे में आपकी जो दिया हुआ है कट पेस्ट रेगुलेशन, उसको आप आराम से रोक के पढ़ लीजिएगा। 120 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट वेयर कॉज्ड ड्यू, जो अधिकांशतः एक्सीडेंट है वो किसके कारण से होती है वो बताना है फ्रेंड्स। तो एरर ऑफ जजमेंट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रिकॉशंस, तो जो हम लोग प्रिकॉशंस लेने में जो नेग्लिजेंसिंग करते हैं या जजमेंट लेने में नेग्लिजेंसिंग करते हैं, उसके कारण से अधिकांशतः एक्सीडेंट होता है फ्रेंड। तो आपने 111 से लेकर के 120 तक का क्वेश्चन का स्टडी कर लिया फ्रेंड्स। मिश्रा सर माइनिंग क्लास की वीडियो को आप चलिए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिए, साथ ही जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर दीजिए। नए कैंडिडेट हैं तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो आप तक जो है पहुंचता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं 121 से लेके आगे की क्वेश्चन को अपलोड